पंडित जी देखिए, मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही घर की भाग दौड़ संभालने में लग गया था। उसे तो बस खेती बाड़ी ही करना आता है। लेकिन मेरा छोटा बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम करता है। इसलिए मैं आपको साफ साफ शब्दों में ये बता दूं कि मेरे बड़े बेटे के लिए गरीब घर की लड़की भी होगी तो भी चलेगी, लेकिन बेशक हमें कोई दहेज ना मिले। लेकिन हाँ, मेरी छोटी बहू अमीर होनी चाहिए और वो अपने साथ ढेर सारा दहेज लेकर आए। बस मैं और कुछ नहीं चाहती। ये सुनकर मोहना का पति हरिंदर बीच में टोकते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, ये तुम कैसी बात कर रही हो? पंडित जी, बेशक हमें दहेज ना मिले, लेकिन लड़की सुंदर और सुशील होनी चाहिए। बेशक मेरी दोनों ही बहुएं गरीब परिवार से हो तब भी चलेगा। ये बात सुनकर मोहना गुस्से से हरिंदर से बोलती है, अरे आप चुप रहिए। आपको क्या पता कि इस जमाने में महंगाई कितनी बढ़ गई है। और वैसे भी हमने अपने छोटे बेटे को पढ़ाने लिखाने में बहुत खर्चा किया है, तो हम कुछ ना कुछ तो उनके शादी में चाहेंगे ना। इसलिए आप चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठे रहिए। अरे जजमान, आप दोनों आपस में ऐसे लड़िए मत। मेरी नजर में ऐसे 2 रिश्ते हैं, जरा आप इन दोनों फोटो को देखिए। ये राधिका है जो कि ये गरीब लड़की है और जो काफी सुशील और अच्छे गुणों वाली है, लेकिन आपको इसमें कोई दहेज नहीं मिलेगा। वहीं आप इस फोटो को देखिए, इसका नाम निकिता है। इसके पिता की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और वो अपनी बेटी की शादी में खूब सारा दहेज के लिए तैयार है। अगर आप कहें तो मैं आपके बेटों की शादी की बात इन दोनों परिवार से पक्का करूं। जी जी पंडित जी, क्यों नहीं। चलिए ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आपको बात करके बता दूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। ऐसा कहकर वो पंडित वहाँ से चला जाता है। दरअसल ये कहानी है अमीर और घमंडी मोहना की, जो अपने पति हरिंदर और बड़े बेटे राम और छोटे बेटे रोकन के साथ रहा करती है। कहने को तो वो उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मोहना को अपने छोटे बेटे की शादी में खूब सारा दहेज चाहिए था। ऐसे ही कुछ समय बीतता जाता है और पंडित जी के बताए हुए लड़कियों से मोहना के दोनों बेटों की शादी हो जाती है, जिसके बाद दोनों बहुएं अपने ससुराल आ जाती हैं। आओ आओ निकिता बहू, तुम्हारा स्वागत है। तेरे शुभ कदम इस घर में पड़ गए ना, अब ये घर खुशियों से खिल उठेगा। ऐसा कहकर मोहना निकिता की आरती करती है और उसका गृह प्रवेश करवाती है। अरे भाग्यवान, सिर्फ अपनी छोटी बहू का ही गृह प्रवेश करोगी हैं? बड़ी बहू का भी स्वागत करो। तभी गुस्से में मोहना बोलती है, हाजी आपको बड़ी जल्दी मची हुई है। ये क्या कोई और हूर की अप्सरा है जो मैं इसकी आरती उतारूं? गरीब घर की लड़की है, इसके बाप ने तो दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी और मैं इसकी आरती करूं? मेरी बहू तो सिर्फ निकिता ही है। ऐसा कहकर मोहना निकिता को अपने साथ अंदर लेकर चली जाती है और दरवाजे पर राम और राधिका ऐसे ही खड़े रह जाते हैं। तभी हरिंदर कहता है, आओ बड़ी बहू, तुम भी अंदर आ जाओ। तुम अपनी सास की बातों का बुरा मत मानना, उसकी जुबान ही ऐसी है, लेकिन वो मन की बड़ी ही साफ है। कोई बात नहीं पिताजी, मुझे माँ जी की कोई भी बात बुरी नहीं लगी। आखिर उन्होंने झूठ ही क्या कहा। ऐसा कहकर राधिका भी घर के अंदर आ जाती है। ऐसा लग रहा है मेरी बुढ़िया सास मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, इसलिए मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा कमरा कहाँ है? एक बार बता दीजिए। हाँ हाँ बहू, चल मैं तुझे लेकर चलती हूँ। मैंने तेरा कमरा बहुत ही अच्छा बनवाया है, उसमें तुझे किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर मोहना निकिता को उसका कमरा दिखाकर आ जाती है और उसके आते ही उसकी बड़ी बहू राधिका भी अपना कमरा पूछती है। माँ जी, मुझे भी मेरा कमरा दिखा दीजिए, मैं भी थोड़ी सी थक गई हूँ। अब थक गई है तो तू क्या मेरे सर पर बैठेगी? देख, तेरा कमरा ऊपर है और वहाँ तू खुद ही चली जा। जी माँ जी।
ऐसा कहकर राधिका अपने ऊपर वाले घर में चली जाती है। जहाँ वो कमरे में जाती है तो देखती है, अरे ये क्या, ये तो कमरे के नाम पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्टोर रूम हो। मैं और राम जी यहाँ पर कैसे रहेंगे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक और राधिका का कमरा स्टोर रूम की तरह था, तो वहीं निकिता का कमरा काफी अच्छा था। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। कुछ समय बाद रौनक अपने कमरे में आ जाता है। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं, तकलीफ कैसी? आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो इसलिए मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आया था। ये देखिए। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद आया। सच में मैं अपनी शादी में यही नेकलेस पहनना चाहती थी, लेकिन ये एडिशन खत्म हो गया था। लेकिन आप मेरे लिए ये लेकर आए। आई लव यू रौनक जी। लव यू टू। एक और निकिता और रौनक प्यार भरी बातें कर रहे थे, तो वहीं पर राम और राधिका अपने कमरे से परेशान हो रहे थे। राधिका जी, मुझे नहीं पता था कि मतलब माँ हमें ये कमरा देने वाली है। अगर मुझे पता होता तो मैं इसकी साफ सफाई पहले से ही करवा देता। इस कमरे में तो इतनी बदबू आ रही है जैसे जैसे कोई चूहा मर गया हो यहाँ पर। जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम इस कमरे में इस बदबू के साथ कैसे अपनी सुहागरात मना पाएंगे। वैसे आप शादी से पहले कहाँ सोते थे? राम थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, मैं तो छत पर ही सो जाया करता था। मतलब मुझे खुले आसमान के नीचे सोने में बड़ा मजा आता था। तभी राधिका बोलती है, तो राम जी, क्यों नहीं हम अपनी पहली रात यानी सुहागरात छत पर ही मनाएं, खुले आसमान के नीचे? कैसा रहेगा ये? ठीक है, मतलब अच्छा सुझाव है, मगर इससे आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम छत पे जाकर सो सकते हैं। जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद दोनों पति पत्नी छत पर चले जाते हैं और वहां पर अपना बिस्तर लगा लेते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं। राधिका, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ और मैं माफी भी मांगता हूँ कि आज जो भी हुआ ना, मतलब रूम के लिए और मैं सब चीज के लिए शर्मिंदा हूँ थोड़ा। अरे अरे, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैंने कहा ना कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और रही बात तोहफे की, तो आपसे बढ़कर मेरे लिए अब कोई भी तोहफा नहीं है। सच में राधिका, तुम मेरी पत्नी बनी, ये मेरा सौभाग्य है। ऐसा कहकर राम और राधिका अपनी सुहागरात छत पर मनाते हैं और वहीं रौनक और निकिता अपनी सुहागरात अपने कमरे में मनाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है और सबसे पहले राधिका सुबह सुबह अपने कमरे की सफाई करती है और उसी कमरे को काफी अच्छा बना देती है। इसके बाद वो अपनी पहली रसोई में सभी के लिए नाश्ता तैयार करती है। अरे वाह राधिका बहू, क्या बात है, बड़ा ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। इतना स्वादिष्ट हलवा तो आज तक तुम्हारी सास ने कभी नहीं बनाया था। शुक्रिया पिताजी। अच्छा, मैं तो आपको इससे पहले जहर बनाकर खिलाती थी ना। अरे भाग्यवान, इन छोटी छोटी बातों पर अपना मुंह क्यों फुला लेती हो? हैं? अच्छा ठीक है, तुम भी बहुत अच्छा खाना बना करती हो। हैं? ये लो राधिका बहू, तुम्हारी पहली रसोई का शगुन, ये सोने के कंगन। ये देखकर निकिता अपने मन ही मन सोचती है, अगर मुझे ये पता होता कि ये बुढ़ा अपनी बहू के पहले रसोई में सोने के कंगन देता, तो इस राधिका से पहले मैं ही उठकर कुछ न कुछ तो YouTube से देखकर बना ही देती। ये सब देखकर निकिता का मुंह बन जाता है। जब मोहना अपनी छोटी बहू का मुंह देखती है तो वो सोने का कंगन छीनकर अपनी छोटी बहू निकिता को दे देती है, जिस पर हरिंदर कहता है, अरे भाग्यवान, ये क्या था? हैं? ये तो बड़ी बहू का शगुन था ना। हाँ, अगर ये बहू का शगुन था तो आपकी निकिता भी तो बहू ही है। अब चाहे ये बड़ी बहू को दिया जाए या छोटी बहू को, इससे क्या फर्क पड़ता है। और मैं राधिका के लिए कोई दूसरा कंगन बनवा दूंगी। पर मोहना, तभी बीच में राधिका बोलती है, कोई बात नहीं पिताजी, आप इसे निकिता को ही दे दीजिए। अरे वाह, मेरी सास तो मेरे ऊपर लट्टू है। मैं क्या दहेज में कुछ सामान ले आई? मेरी सास तो मुझ पर फिदा ही हो गई। मुझे तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है।
अब मुझे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो बस मैं अपना काम भी इस राधिका से ही करवाऊंगी। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ साथ राधिका पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। वो दिन रात घर का एक एक काम करती रहती है। वहीं निकिता और उसकी सास मोहना बस आराम फरमाते रहते हैं। माँ जी, मुझे चाय पीनी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू। अरे ओ राधिका, कहाँ मर गई तू? जरा हमारे लिए 2 कप चाय तो बना दे। सुन भी रही है या तू बहरी हो गई है? तभी राधिका किचन से बोलती है। जी माँ जी, बस अभी बना कर लाई। इसके बाद राधिका अपनी सास और देवरानी के लिए चाय बनाकर लाती है। राधिका ऐसे ही नौकरानी की तरह दिन रात काम करती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और एक दिन उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है, जिस वजह से उससे घर का कोई भी काम नहीं होता। जिस वजह से मोहना अपनी छोटी बहू को घर का काम करने को कहती है। देखिए माँ जी, मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ और वैसे भी मुझे ये काम वाम करना नहीं आता। या तो फिर आप इस घर में कोई नौकर रख लीजिए या आप खुद ही काम कीजिए, लेकिन खबरदार, आपने मुझे कोई भी काम करने को कहा तो। पर बहू, मैं इतना सारा काम अकेले कैसे कर पाऊंगी? अब मुझे क्या पता, मैंने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा है। निकिता की ऐसी बात सुनकर मोहना काफी चौंक जाती है और वो अपने मन ही मन सोचती है। मैं जिस बहू को पत्थर समझती रही, वो तो हीरा निकली, और जिस बहू को मैंने हीरा समझा, वो तो असल में पत्थर निकली। ऐसा कहकर मोहना अपनी बड़ी बहू राधिका के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। बड़ी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं इससे बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। आप मुझसे ऐसे माफी मत मांगिए। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। इसे भूलकर हम अपने रिश्ते को दोबारा से शुरू करते हैं। राधिका के मुंह से ऐसी बात सुनकर मोहना काफी भावुक हो जाती है। उस दिन के बाद से वो अपनी बड़ी बहू को काफी इज्जत और सम्मान देती है। वहीं छोटी बहू को पहले वाला सास का प्यार नहीं मिलता, जिससे उसे भी ये बात समझ में आ जाती है और उसने भी अपनी सास के साथ कुछ न कुछ तो गलत किया है। अब धीरे धीरे छोटी बहू में भी सुधार आ जाता है और सभी लोग अब धीरे धीरे खुशी खुशी रहने लगते हैं।